हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। हम यूपीएससी प्रीवियस ईयर में आज 2019 में आए हिस्ट्री के सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। एक बार हिस्ट्री का सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन, भूगोल, अर्थशास्त्र, जहां से भी जैसे भी क्वेश्चंस आए होंगे सभी को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था, मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है। देखिए, यूपीएससी का ये ट्रेंड रहा है कि वो जब एंशिएंट से या मिडिवल से पूछता है ना, तो वो या तो किसी प्रथा, किसी पद्धति या फिर किसी पोस्ट को लेके क्या कहते हैं, डिटेल में पूछता है क्वेश्चन। ठीक है। और जब वो नवीन भारत में प्रश्न पूछता है, मतलब आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन आता है, तो वहां पे ना वो लाइन टू लाइन उसका सीक्वेंस पूछता है कि ये हुआ था, फिर ये हुआ था, इससे ये हुआ था। ठीक है। गोलमेज सम्मेलन में वहां इंग्लैंड कौन कौन गया था, हमें 3-4 नाम दे देगा, आपको एक में घुमा देगा। ठीक है। तो ऐसे मतलब आधुनिक भारत में पूछे गए प्रश्न और एंशिएंट और मिडिवल में पूछे गए प्रश्नों के बीच थोड़ा अंतर देखा गया है। ठीक है। 2019 में कुल 17 प्रश्न इतिहास से आए थे, जिसमें आज का हमारा पहला प्रश्न है, मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है। जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे। उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। अगला है, जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे, जमींदारों के राजस्व वंशानुगत नहीं होते थे। तो देखिए, जो जागीरदारों के, यहाँ पे जागीरदार और जमींदार को अगर हम देखते हैं, तो जागीरदारों में भूमिगत आवंटन क्या होता था, वंशानुगत नहीं होता था, जमींदारों में वंशानुगत होता था। ठीक है। और जमींदारों के पास राजस्व के अधिकार होते थे, उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व। जमींदारों के पास अधिकारों में, अगर हम अधिकार की बात करें, तो जागीरदारों से ज्यादा जमींदारों के पास अधिकार थे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दोनों ही गलत है, आंसर है डी। अगर आप अभी तक विद्यालय से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जागीरदारी प्रणाली एक प्रशासनिक प्रणाली थी, जिसके माध्यम से भू राजस्व को एक वेतन के बदले में सौंपा जाता था, जिसे जागीर कहा जाता था। जागीरदारी प्रणाली उन बिचौलियों के वंशानुगत अधिकारों को प्रभावित नहीं करती थी, जिन्हें सामूहिक रूप से जमींदारों के रूप में जाना जाता था। जागीरदारों के लिए भूमि आवंटन वंशानुगत नहीं थे, अन्य जागीर के लिए भी हस्तांतरणीय थे। ठीक है। न्यायिक और पुलिस कर्तव्यों को स्थानीय के रूप में जमींदारों द्वारा किया जाता था, और जागीरदार सैन्य सेवाओं के बदले भूमि आवंटन के धारक थे। मुगल सम्राट ने मनसबदारों को जागीरें आवंटित की थी। राजस्व संग्रहण के लिए मनसबदारों ने अपना समझौता किया था। अगला है, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। भूमि सुधारों में हम क्या पढ़ते हैं, चकबंदी, ठीक है, हदबंदी, ये सबको पूछा जाता है भूमि सुधारों से रिलेट करके। ये मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है। हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे, न कि व्यक्तिगत जोत पर। भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। इसके परिणाम स्वरूप नगदी फसलों की खेती कृषि के रूप में बनेगी। कथन सही कथन पूछा गया है। ठीक है। भूमि सुधारों ने हदबंदी सीमाओं को किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी थी। छूट था, ठीक है। और ये जो था ना हदबंदी, ये पारिवारिक जोत पर केंद्रित नहीं था, ये व्यक्तिगत जोत पर केंद्रित था। इसीलिए जब हदबंदी कानून आया था तो जितने भी जमींदार थे वो सब जमीनें अपने परिवारों के भी नाम करने लगे थे। तो यहाँ पे एक डी ऑप्शन है जो सही दिया हुआ है हमारा। भूमि सुधारों के प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। फिर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। अगला चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार छोड़कर समाप्त कर दिया था। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। देखिए, भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आया था। कब आएगा, क्राउन के नियंत्रण में।
1858 के कानून से आएगा, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। इस कंपनी द्वारा अधिकार में दिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया। यस, जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक वाणिज्यिक कंपनी, एक कमर्शियल कंपनी बन के आई थी, अब वो क्या बन गई थी 1813 के बाद, 1813 के बाद वो एक प्रशासनिक कंपनी बन गई थी, ठीक है, जिसका काम भारत में प्रशासन को संभाल के रखना था। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में जो एकाधिपत्य, व्यापारिक एकाधिपत्य था, मोनोपोली थी, इसे खत्म कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि 1807 में हुआ था ट्रफलगार का युद्ध, जिससे ब्रिटेन का जो व्यापार था उसे पूरे यूरोप में बैन कर दिया गया था। तो जितने भी यूरोपियन मतलब जितने भी ब्रिटिश कंपनियां थी वो सब भारत में व्यापार के लिए आ रही थी। तो इसी में क्या कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिपत्य था भारत में उसे हटा दिया गया, और इसमें फिर सिर्फ चीन के साथ चाय का व्यापार कर सकता था, वो उसमें इसकी मोनोपोली थी, ठीक है। कंपनी के अधिकार में ली गई, हाँ, तो हमारे एक और दो ऑप्शन सही हैं, तो आंसर हो जाएगा ए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसने कंपनी के मामलों की निगरानी के लिए इंग्लैंड में एक प्राधिकरण की स्थापना की। यह नियंत्रण बोर्ड के रूप में जाना जाता था, दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के माध्यम से नियंत्रित किया गया था। अच्छा, हाँ, देखिए, क्राउन का शासन पूछेगा तो आएगा 1858। अगर यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है, दोनों को देखना है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था, राजस्व ब्रिटिश नियंत्रण में आया था। मैंने पढ़ने में थोड़ा धोखा हो गया, ठीक है, भारत का प्रशासन मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो भारत का जो राजस्व है ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से ब्रिटिश नियंत्रण में आया था। अगला है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने का योगदान दिया। स्वदेशी आंदोलन का एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। देखिए, अभी पिछले क्वेश्चन में और अभी के क्वेश्चन में, इसमें और इससे भी पहले वाले क्वेश्चन में जो जिसमें हमने जागीरदारी जमींदारी को पढ़ा, उसमें भी जितने भी है ना क्वेश्चन, सारे स्पेक्ट्रम से लिए गए हैं, इसीलिए स्पेक्ट्रम का वेटेज बहुत ज्यादा है। अगर आप मतलब स्पेक्ट्रम एक बार पढ़ लिए, अच्छे से पढ़ लिए, 2-3 बार, 4 बार, 5 बार रिवीजन है आपका, तो फिर आप आराम से 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अभी तक विद्यालय से नहीं जुड़े, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसे देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन का एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे क्या है, देखिए, स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था 1905-6 में, ठीक है। पुनर्जीवित करने में योगदान मिले, जिससे देशी शिल्पकार क्या होते हैं, जो ब्रिटिश आर्ट के आ जाने से क्या हो गए थे, थोड़े पीछे हो गए थे, उन्हें पुनर्जीवित करने में योगदान मिला, और एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की भी स्थापना हुई थी। तो दोनों हमारे यहाँ पे सही है, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन को देख लेते हैं। 1905 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ शुरू किया गया था, जो समूचे देश भर में फैल गया। स्वदेशी आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय जैसे प्रमुख लोग शामिल थे। जब भारत में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाली विभाजन की घोषणा की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी। स्वदेशी वस्त्र मिलों, साबुन, तंबाकू, माचिस कारखानों, चमड़े के कारखानों, बैंकों आदि की स्थापना स्वदेशी आंदोलन के सकारात्मक पहलू पर जोर देने के लिए की गई। इसने स्वदेशी कारीगरों एवं शिल्प और उद्योगों को पुनरुद्धार में योगदान दिया। और इसी दौरान 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। अगला है, आंदोलन दिया है, एक तरफ लीडर दिया हुआ है, ठीक है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी, अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायंकर, ठीक है। इन्हें पेरियार भी कहा जाता था, ईवी रामास्वामी नायंकर को पेरियार भी कहा जाता था। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा क्या किया गया था, अखिल भारतीय किसान सभा लाई गई थी, और आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया था केरल में ईवी रामास्वामी नायंकर पेरियार के द्वारा, इन्हीं पेरियार कहा जाता था। तो यहाँ आंसर डी है।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? यही मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर ये मेडिवल से पूछ रहा है, एंशिएंट से पूछ रहा है, तो क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा अलग रहता है। ठीक है, कोई सिस्टम, कोई प्रथा या फिर कोई पद को लेके पूछेगा, जैसे जागीरदार, जमींदार, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, इन सब से पूछेगा, या फिर किसी स्थान को लोकेट कराने के लिए पूछेगा। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, धान्य कटक को पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हड़प्पा स्थल नहीं है करके आपको क्या करने के लिए दे दिया है, पहचानने के लिए दे दिया है। चनूदड़ो, कोट दीजी, सोहगौरा, देसलपुर। तो यहाँ पे जो है सोहगौरा, ये हड़प्पा स्थल नहीं है, ये क्या है, पाषाणकालीन स्थल है। अच्छा सॉरी, सोहगौरा क्या है, चनूदड़ो, कोट दीजी, देसलपुर। ठीक है, जहां देसलपुर, चनूदड़ो, कोट दीजी और देसलपुर, ये तीनों क्या है, हड़प्पा स्थल है। ठीक है, लेकिन जो सोहगौरा है, ये क्या है, अशोक के लेखों का स्थल है। अशोक के लेख मिले हैं सोहगौरा से। ठीक है, हड़प्पा स्थल कोट दीजी पाकिस्तान, मुख्य निष्कर्ष एक तारकोल, बैल और देवी माँ की मूर्तियां मिली हैं। हड़प्पा स्थल चनूदड़ो में प्रमुख निष्कर्ष यह है कि वह एक कुत्ते का पीछा करते हुए दिल्ली बीट निर्माता की दुकान, बीट मतलब मोतियों की दुकान, ठीक है, और कार्ट में बैठे चालक के पदचिन्ह मिले हुए हैं। हड़प्पा तथा देसलपुर गुजरात के प्रमुख निष्कर्ष मिट्टी के बर्तन, जिसमें हरे लिए वर्णक, टेराकोटा, पालक आदि। इसमें भी जो 100% जैसे प्रूफ वाली चीजें है ना, वही आता है। उसमें आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, एंशिएंट के लिए और मिडिवल के लिए, और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम इनफ है। ठीक है, इतनी मोटी सी बुक है, उसी को 8-10 बार पढ़ लो, हो जाएगा। अच्छा है वो बुक। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राण्यो अशोक उल्लेखित है? ठीक है, राण्यो अशोक। तो राण्यो अशोक एक लेख है आपका कंगनहल्ली में। कंगनहल्ली में क्या लिखा हुआ है, राण्यो अशोक लिखा हुआ है। वैसे तो जितने भी अशोक के लेख हैं वो पूरे भारत में पाए गए हैं, इधर उधर करके। ठीक है, सभी लेख पाए गए हैं, साबाजगढ़ी, मानसेरा, फिर सोहगौरा, ठीक है, सांची में भी। तो कंगनहल्ली का जो लेख है वहां पे राण्यो अशोक करके लिखा गया है। और कहाँ पे अशोक के नाम मिलते हैं, तो 4 जगह फेमस हैं। ठीक है, मुंज, MUNJ, मास्की, उडेगोलम, नेटूर और गुर्जरा। ठीक है, ये चारों जगह अशोक के नाम मिलते हैं। और कंगनहल्ली में राण्यो अशोक करके अशोक का नाम मिला हुआ है। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पद पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, निम्न में से कौन सी विशेषता महायान बौद्ध मत की है? तो देखिए, मूर्ति उपासना बोला मतलब ये महायान बौद्ध मत की है। ठीक है, बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पद पर चलना। ठीक है, बोधिसत्व को भी यही लोग मानते हैं। महायान, और अगर आप साथ में हीनयान को समझ पाए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हीनयान क्या है? हीनयान एक मतलब पुरातन विचारधारा वाला बौद्ध धर्म का हिस्सा है। ठीक है, हीनयान पुरातन विचारधारा वाली, ये बुद्ध को मतलब बुद्ध में देवत्वारोपण नहीं करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये बोधिसत्वों को भी नहीं मानते हैं। और बोधिसत्व का क्या कॉन्सेप्ट है? बोधिसत्व का ये कॉन्सेप्ट है कि बुद्ध वापस आएंगे। ठीक है, 8 बोधिसत्वों को बोधिसत्व वापस आएंगे, बुद्ध वापस आएंगे करके। ठीक है, तो वही जो उनका पुनरागमन है, ये बोधिसत्व के कॉन्सेप्ट पर है। ठीक है, और मूर्ति उपासना और अनुष्ठान ये हीनयान में नहीं माना जाता, ये महायान का क्या है, कॉन्सेप्ट है कि अगर हम बुद्ध की उपासना नहीं कर सकते हैं तो हम बुद्ध की मूर्ति की उपासना कर सकते हैं। और अगर मूर्ति पूजा का सबसे प्रथम कॉन्सेप्ट किस धर्म में आया था, तो वो जैन धर्म में आया हुआ है। ठीक है, जैन धर्म में आया। तो यहाँ पे 1 2 3 तीनों है। देखिए, महायान में ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए, हीनयान में ग्रंथ पाली में लिखे गए। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्ति पूजा में विश्वास बुद्ध प्रकृति का प्रतीक है। ठीक है, ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, हीनयान वाले नहीं करते। और जो महायान शाखा है ना, ये मेन चाइना वाले एरिया में ज्यादा बसी है, चाइना, तिब्बत, ये लोग जो बौद्ध धर्म को पालन करते हैं, ये महायान बौद्ध धर्म है। और जो हीनयान है, ये अधिकतर श्रीलंका में
गए, ठीक है। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया। अगला है, गुप्त काल के दौरान भारत में बालाद श्रम वृष्टि, ठीक है, वृष्टि क्या है, कर के बारे में पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे राज्य के एक आय का स्रोत, जनता के द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर, ठीक है। वृष्टि क्या है? एक कर है। तो यहाँ पे हमारा ये सही है, लेकिन हम बाकी भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यह गुप्त साम्राज्य मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णतः अविद्यमान था। बालाद श्रम श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता है। मजदूर का ज्येष्ठ पुत्र को बालाद श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। नहीं, ये एक कर था, ठीक है, दृष्टि। अगला है, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण है? तो ये कल्याण मंडपम जो है, कल्याण मंडपम, अम्मन मंदिर, ठीक है, अम्मन मंदिर, कल्याण मंडपम, और क्या होता है, गर्भगृह, ठीक है, ये सब विजयनगर साम्राज्य के टाइम में आए थे। हरिहर बुक्का इसके क्या है, संस्थापक रहे हैं। कल्याण मंडपम का यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है। बहुत बड़ा प्रांगण होता है। आप साउथ के अंदर अगर मंदिरों में जाएंगे, तो अगर आप तिरुमला कभी गए होंगे, तो तिरुमला का पूरा पर्वत ही तिरुपति बालाजी के लिए है, ठीक है। उसी के अंदर कल्याण मंडपम भी है। कल्याण मंडपम जहाँ पे विवाह का कार्य जो क्या किया जाता है, संपन्न किया जाता है। और फिर एक गर्भगृह है जहाँ पे मुख्य मंदिर है, ठीक है। और जो इनका एंट्रेंस होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बाहर से देखने पे आपको वही मंदिर लगेगा, बड़ा सा एंट्रेंस होता है। ये थोड़ा गलत बन गया, बड़ा सा गुम्बद होता है, ये ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। गेट ही होता है, ये गोपुरम कहते हैं इसको, ठीक है। बहुत बड़ा सा गेट होता है। गलत ही बन रहा है। यहाँ पे बहुत सारी कलाकृतियां उकेरी हुई रहती हैं, ठीक है। ये मंदिर का शिखर रहता है, ये थोड़ा ठीक बना है, गोपुरम है, ठीक है। ये फिर चारों दिशाओं में गोपुरम बनाए जाते हैं। ये मुख्य एंट्रेंस रहता है। तो यहाँ पे अगर हम कल्याण मंडपम के बारे में जाने, तो विजयनगर साम्राज्य में विजयनगर साम्राज्य के जो मंदिर हैं, वहीं से द्रविड़ निर्माण मंदिर की द्रविड़ निर्माण कला शैली के माध्यम में ही कल्याण मंडपम आता है। गोपुरम भी वहीं आता है। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। हरिहर बुक्का ने कराया था। विशेषताएं, ऊंचे गोपुरम या प्रवेश द्वार मंदिर में, नक्काशीकार स्तंभों के साथ कल्याण मंडपम, गर्भगृह और अम्मन मंदिर का निर्माण। बहुत ही अच्छी नक्काशी का उल्लेख होता है। अगर आपने दक्षिण भारत के मंदिर देखे होंगे, तो बहुत ही एकदम तराश के मंदिर को बनाया हुआ रहता है, ठीक है। घोड़ा उन खंभों में बनाया जाने वाला सबसे आम जानवर था। और हर मंदिर के सामने एक खंभा रहता है, मतलब खंभा नहीं बोलना चाहिए, स्तंभ बोलना चाहिए। अच्छा, उसकी भी जो होती है। कल्याण मंडपम का कॉन्सेप्ट यही से आता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। मैंने कहा था आपसे मिडिवल या एंशिएंट से पूछेगा तो क्या पूछेगा, प्रथा, व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, जितनी भी चीजों को एक मतलब ऑथेंटिसिटी के साथ क्लेम किया जा सकता है, वैसे ही क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों द्वारा ये शासनकाल का अस्तित्व में था। तो यहाँ पे क्या है, आंसर हो जाएगा हमारा केवल एक सही है यहाँ पर। अगला देखते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। निम्बार्क कौन है? द्वैतवाद के संस्थापक, ठीक है। संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित है। शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित है। तो यहाँ पे ये दोनों कॉन्सेप्ट ही गलत हैं, एक और दोनों। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी गिरमिटिया इंडेंचर्ड लेबर प्रणाली का उन्मूलन में सहायक थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। प्रथम विश्व युद्ध में तो समर्थन किया था, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हमारा गलत हो गया। भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो यहाँ पे क्या है, आंसर हो जाएगा डी, गलत है।
ठीक है, बी गलत है, मतलब जहां पे दो दो है वहां पे आप कैंसिल कर दीजिए, आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा। जब भी लंबा क्वेश्चन आए ना तो ज्यादा वो नहीं करना चाहिए, आप अच्छे से पढ़िए उस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन में कोई ना कोई लूप होल है, ठीक है, उस लूप होल को ढूंढिए, आपका आंसर मिल जाएगा। हमको यहाँ पे ये नहीं पता है कि हमारा थर्ड ऑप्शन सही है कि नहीं, मतलब फर्स्ट तो सही भी है, फर्स्ट भी आपको नहीं पता है, तो आपने अगर ये पढ़ लिया है, ये जान लिया है कि महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में, अब जेम्स फोर्ड की बात हो रही है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम तो ये था नहीं, ठीक है, भारत में ये था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम। तो अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम जेम्स फोर्ड की बात हो रही है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम तो महात्मा गांधी ने क्या किया था, भारतीयों का सेना में भर्ती में समर्थन किया था विश्व युद्ध के लिए, ठीक है, तो समर्थन किया था, तो ये नहीं है, यही एक आपका आंसर सही करवा देगा, ठीक है। यहाँ पे दो को आप अगर गलत लेके चलें तो ऑप्शन के माध्यम से हम जहां जहां दो है उसको हटा देते हैं, ये गया ये गया ये गया, आंसर क्या आ गया, बी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सर तेज बहादुर सप्रू अध्यक्ष थे, अखिल भारतीय उदार संघ के सी नियोगी सदस्य थे, संविधान सभा के, पीसी जोशी महासचिव थे, भारतीय साम्यवादी दल के। तीनों यहाँ पे हमारा सही है, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी। मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन है, तानसेन सही नहीं पूछ रहे, ठीक है। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की, तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की, तानसेन अनेक रागों की मौलिक रचना की है, तानसेन ने अनेक रागों के लिए मौलिक रचना की है, तो तानसेन क्या है, अच्छा यहाँ पे एक ही हमारा गलत है, वो है सम्राट अकबर द्वारा इन्हें उपाधि तानसेन दी है। सम्राट अकबर ने इन्हें तानसेन की उपाधि नहीं दी थी, इन्हें ग्वालियर के राजा ने उपाधि दी थी, क्या नाम था उनका, राजा विक्रमजीत, ठीक है, और अकबर ने इन्हें दी थी उपाधि कंठाभरण वाणी विलास की। ये अनेक ध्रुपदों की रचना की थी इन्होंने, हिंदू देवी देवताओं से संबंधित अनेक रागों के ये मतलब क्या थे, मौलिक रचना की थी इन्होंने, और जिसके जिसके भी संरक्षण में रहे, ये जो जो राजा थे इनके, उनके उनके लिए भी इन्होंने गानों की रचना की है, ठीक है। अगला है और लास्ट, इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपि से ध्यान हटाकर चित्राधार एल्बम और व्यक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था। देखिए पेंटिंग की बात अगर की जाए तो जहांगीर रहा है, अकबर के बाद अकबर का बेटा रहा जहांगीर, इसने मुख्य चित्रकला में बहुत रुचि दिखाई, स्वयं भी एक बहुत अच्छा चित्रकार था, ठीक है, और इसी ने क्या किया था, सचित्र मतलब एल्बम बनवाए थे, तो बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स, अगर आप कभी, हम आगे करेंगे क्लास, ठीक है, किसकी, विपिन सॉरी आर्ट एंड कल्चर की क्लास करेंगे, उसमें बहुत अच्छे से जहांगीर को पढ़ेंगे, जितने भी चित्रकार रहे सबको देखेंगे, ठीक है, तो आप जुड़े रहें क्लास में। ये इस तरीके से 2019 में आए, हमने टोटल 17 क्वेश्चन को डिस्कस किया, सबके आंसर जाने, सबका पैटर्न जानने की कोशिश की है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपनी तैयारी जारी रखें, आगे और वीडियो आने वाला है, पहले हम हिस्ट्री करेंगे सेगमेंट कंप्लीट, फिर कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, फिर उसके बाद और भी जितने सब्जेक्ट होंगे सभी करेंगे, ठीक है, और करंट अफेयर्स को छोड़ के, मतलब प्रीवियस ईयर करंट अफेयर को छोड़ के बाकी सब करेंगे, इस साल का करंट अफेयर्स भी करेंगे, ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।